नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। क्या है ये एग्रीमेंट, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्या फ़ायदा होगा इस एग्रीमेंट का, तो उसको भी डिटेल में जानते हैं। तो अभी इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, इन दोनों के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स। देखिए, दोनों मुल्कों की अगर बात करें तो अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मुल्कों के बीच में होता है अलग अलग कमोडिटीज का। तो अगर स्पेशली हम पोस्टल सर्विस की बात करें तो जैसे पार्सल जाते हैं, ठीक है, पार्सल बनकर जाते हैं इंडिया से यूएस से। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया से मेडिसिन जा रही है, कोई फार्मास्यूटिकल कोई और इक्विपमेंट जा रहा है, तो वो पार्सल में पैक होकर जो है वहां पर पहुंचेगा यूएसए में विद द हेल्प ऑफ शिप्स। तो वैसे ही अगर इंडिया में कोई चीज पार्सल के थ्रू आ रही है यूएसए से, ठीक है, तो वो भी जो है बाय विद द हेल्प ऑफ शिप जो है वो हमारे यहाँ पहुंचेगी। और जब भी पोर्ट के ऊपर शिप लगता है तो सबसे पहले वहां पर जो है कस्टम वाले पहुंचते हैं, वो जो है चेक करते हैं, ठीक है, जो भी चीज आती है उसको वेरीफाई करते हैं बिल्स के साथ। फिर अगर जब कस्टम इंक्वायरी हो जाती है, फिर आगे वो जो फर्दर है लैंड होती है इंडिया में या यूएसए में। तो अभी जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया ना, इससे क्या फायदा होगा, इससे जो भी शिपमेंट की जाएगी, फॉर एग्जांपल यूएसए के द्वारा कोई पार्सल शिपमेंट की गई है इंडिया की ओर, तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिकली जो डाटा होगा ना उस शिपमेंट के रिगार्डिंग, उस पार्सल के रिगार्डिंग, वो पहले से ही इंडिया का जो यहाँ पर पोस्टल सर्विस है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब पहले से ही ऑलरेडी डाटा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, अभी शिप जो है फिजिकली लगा ही नहीं है, ठीक है, पहले ही डाटा अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है एडवांसमेंट हो जाएगी कस्टम में। जल्दी से जो है जो क्लियरेंस है वो हो जाएगी, और अच्छे से जो है आगे वो टाइम मैनर में जो है जो प्रोडक्ट जहां तक पहुंचना था वो वहां पहुंच जाएगा। दोनों मुल्कों के केस में, चाहे वो यूएसए से इंडिया में आ रहा है, चाहे इंडिया से वो यूएस में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे एक एडवांसमेंट आएगी, जो हमारा जो एक नेटवर्क है, फ्रेमवर्क है, पोस्टल फ्रेमवर्क, वो और स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है पोस्टल सर्विसेज की इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, विजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये भी इंप्रूव हो जाएगी इस एग्रीमेंट के साइन होने के कारण। और आगे बात करें तो यूएसए जो है वो एक तरह का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर रफली बताया गया कि 17% तक जो एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है वो यूएसए को होता है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है किससे, हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं थ्रू पोस्टल चैनल, ठीक है, थ्रू पोस्टल सर्विसेज। तो जो पार्सल्स का एक्सचेंज होता है इधर से उधर, उधर से इधर, तो जैसे यहाँ से ज्वेलरी काफी जाती है पार्सल के थ्रू, पोस्टल चैनल के थ्रू अमेरिका तक पहुंचती है, फिर वहां उसको लोग जो है यूज करते हैं, तो वैसे ही उधर से भी बहुत सारी चीजें इधर आती हैं। तो यहाँ पर 2019 की बात की गई कि 2019 में 20% के अराउंड जो ईएमएस हुआ था, ईएमएस ये होता है, इसको हम इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे कंट्री लेवल पर भी स्पीड पोस्ट होती, जल्दी चीज पहुंच जाए, जल्दी पार्सल डिलीवर हो जाए, तो इधर भी जो है एक इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट होता है जिसको हम ईएमएस बोलते हैं। ईएमएस अभी इंडिया पोस्ट का अभी हिस्सा है, उसके अंतर्गत काम करता है। सो 20% ईएमएस और 30% लेटर्स एंड स्मॉल पैकेट्स ये ट्रांसमिट किए गए थे इंडिया पोस्ट के द्वारा, किधर को, यूएसए को। और उधर से 60% जो पार्सल थे इंडिया ने रिसीव किए थे, इंडिया पोस्ट ने रिसीव किए थे यूएसए से। तो यहां पर अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डाटा एग्रीमेंट के हिसाब से अगर एक्सचेंज होता है, तो एक की ड्राइवर होगा दोनों मुल्कों की ओर, जो है म्यूचुअल ट्रेड को भी जो है प्रभावित करेगा, इंप्रूव करेगा और इन्फास्ट करेगा किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े दोनों मुल्कों का, खासतौर इंडिया का। हमें ज्यादातर एक्सपोर्ट बनाने की बहुत जरूरत है। तो यहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट को एक बूम मिल सकता है इस जो एग्रीमेंट हुआ उसके सहायता से। तो यहाँ पर इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से जो है हम यूएसए को जो है पोस्टल चैनल के थ्रू जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं पार्सल्स का थ्रू इंडिया पोस्ट। तो इसके अलावा अगर बात करें, और साथ ही साथ अगर बात करें, तो यूएसए जो है वो मेजर डेस्टिनेशन है फॉर एमएसएमई प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर लोकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। सो इससे जो डिमांड है ना, तो वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की डिमांड थी कि जो है कस्टम क्लियरेंसेस ना उनको थोड़ा सही कर दो, ताकि जो हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करो कोई भी पार्सल प्रोडक्ट है, वहां पर शिपमेंट के लिए पोर्ट के पास पहुंच गया है, अभी क्लियरेंस होना है, क्लियरेंस को बहुत टाइम लग जाना है।
ओके, तो फिर क्लियरेंस होगी, फिर आगे जाएगा। तो ऐसे ही सपोज करो यूएस से कोई पार्सल प्रोडक्ट इंडिया में आया, ठीक है, वहां पर क्लियरेंस के लिए रुक गया, क्लियरेंस को बहुत टाइम लग गया, फिर डेस्टिनेशन जहां तक उसने पहुंचना था वहां पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया। तो इससे थोड़ी परेशानी होती थी इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी खास तौर पर। तो इससे उनको भी एक फैसिलिटी मिलेगी। और अभी क्या होगा, अगर फैसिलिटेट हो गया इनका एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो और बूम करेगी इंडिया में। तो अच्छी बात है, एक ग्रीन सिग्नल इंडिया के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, जो आने वाले समय में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ा सकता है। और आखिर में अगर बात करूं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस एग्रीमेंट का वही है, टू फैसिलिटेट ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स, ओके, फॉर स्मॉल एंड लार्ज एक्सपोर्टर्स थ्रू पोस्टल चैनल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन एक्सपोर्ट हब फॉर द वर्ल्ड। तो यही था यहाँ पर जो बात की गई है, सिंपल यही समझाने की कोशिश की गई है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू बहुत सारे फायदे हमें जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी अगर बात करें तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जितना इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारा रुपया मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा उतनी हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग है ना वो बढ़ जाएगी। ओके, तो रेटिंग जितनी बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे चाइनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ओके, तो फिर क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, सप्लाई चेन जो है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन बढ़ेगी। अगर डिमांड सही रहेगी तो दोनों का एक बैलेंस बन जाएगा, तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। तो यही था यहाँ पर पूरी डिस्कशन का जो निचोड़ था, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। तो कल 27 अक्टूबर को हमारी आर्म फोर्सेस ने इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया है। तो ये है क्या, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो 1947 में 27 अक्टूबर 1947 को जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस थी, ठीक है, वो पहली बार लैंड की थी श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर। तो उनका वहां पर लैंड करने का मकसद था पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किए हुए जो वहां पर मिलिटिया थे, ओके, ट्राइबल मिलिटिया थे, उन्होंने हमला किया हुआ था पूरे जम्मू और कश्मीर रियासत के ऊपर। तो उस समय जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, महाराजा हरि सिंह वहां के प्रिंस थे, राजा थे, ओके, और जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जो कि इंडिया यूनियन में ज्वाइन नहीं किया था आजादी के बाद। लेकिन हुआ क्या, 22 अक्टूबर 1947 को ही, ओके, आजादी के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने सपोर्ट की वहां के जो ट्राइबल्स थे, जो कश्मीर के आसपास के रीजन में रहते थे, बाल्टिस्तान के रीजन के आसपास रहते थे, उनको सपोर्ट की और हमला करवा दिया जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर। और जब जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर हमला हुआ, रियासत के पास इतनी आर्म फोर्सेस नहीं थे, इतने हथियार नहीं थे कि उनका वो सामना कर सके। तो रियासत का जितना भी वेस्टर्न बॉर्डर था, ओके, जो अभी मुजफ्फरनगर, जहां पूंछ, ओके, जहां बारामूला वाली जो साइड वाला इलाका है, वो सारा रियासत जो इन ट्राइबल्स थे इनके कब्जे में धीरे धीरे आ रहा था। तो तब उस समय महाराजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप यहां पर मेरी मदद के लिए आगे आइए। ओके, तो तब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे नहीं मानी, उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि हम सपोर्ट करेंगे आपकी, लेकिन कुछ शर्तों के बिहाफ के ऊपर। ओके, तो शर्तों की जब बात चली उस दिन भी 1-2 दिन लग गए। ओके, तो यहां पर हम उस शर्तों को हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में साइन करवाया गया कि जो पूरा कंट्रोल होगा कम्युनिकेशन का, आर्म फोर्सेस का, ओके, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हो जाएगा। ओके, तो वहां पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट चलेगी। और साथ ही साथ महाराजा हरि सिंह की ओर से भी शर्तें थी, जैसे आर्टिकल 370 लगा, आर्टिकल 35A लगा कि वहां पर अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, अलग वहां की सिटीजनशिप रहेगी, वहां पर जो भी जमीन लेगा वो उधर का ही इंसान लेगा, बाहर का कोई भी बंदा बाहर जमीन भी नहीं खरीद सकता जाके। ओके, तो ये सभी शर्तें महाराजा हरि सिंह की तरफ से भी थी। ओके, तो सबको मान के फिर ये इंस्ट्रूमेंट असेशन जब साइन हुआ, तब जाके 27 अक्टूबर को भारत सरकार ने अपनी फोर्सेस उतारी श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर। उस समय श्रीनगर के ऊपर भी लगभग जो ये ट्राइबल्स थे, इन्होंने कब्जा कर लिया था, फिर उनको उखाड़ के पीछे किया। ओके, और श्रीनगर को अपने कब्जे में लिया भारत सरकार ने। तो यहां पर बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि समय पर अगर एक्शन लिया होता तो और पीछे कर सकते थे। अभी भी आधा कश्मीर वो जो है वो पाकिस्तान ले गया है। ओके, तो अभी तो रिसेंट न्यूज आई है, जब से हमने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जब से हमने इसको अपना इंटेग्रल पार्ट बनाया है 5 अगस्त 2019 को। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ है,
अभी पाकिस्तान का भी जो बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ओके, तो उसको भी वो अपना 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है। तो बड़ी जल्दी वो अनाउंस कर देगा कि बाल्टिस्तान जो है मेरा 5वां प्रोविंस होगा। तो अभी मतलब जैसे वो बंटवारा हो गया, अब लगता है कि वैसे ही रहेगा। अब ना कोई दूसरी साइड आ सकेगा, ना हम उधर साइड जो है जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी अलग अलग पॉलिसीज है। गवर्नमेंट क्यों नहीं वापस अक्वायर कर रही पीओके को, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। तो फिलहाल हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल इन्फेंट्री डे क्यों सेलिब्रेट होता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये था रीजन। ओके, उस दिन जितने हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में हम जो इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया। ओके, तो आगे हम थोड़े से ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। इसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ये एक्चुअली कोड नेम था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। यहां पर ऑपरेशन किया गया था सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने के लिए, वहां पर कंट्रोल को दोबारा अपने हाथ में लेने के लिए। यहां पर एक कंफ्लिक्ट हो गया था पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कि कौन इसकी जो कंट्रोलिंग है वो कौन करेगा। हालांकि एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था पहले। ओके, जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय बाकी सभी जो हदें थी उसके ऊपर डिस्कशन कर ली गई। ओके, कि कौन किस एरिया को कंट्रोल करेगा, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर पाकिस्तान ने धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तब जाके फिर वॉर की सिचुएशन पैदा होगी। ओके, 13 अप्रैल 1984 को। ओके, तो वहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो था ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी आर्म्ड फोर्सेस ने टैंक्स जो थे यहां पर चढ़ा दिए थे। ओके, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने टैंक्स वहां पर लगा दिए थे अपने। ओके, और एक हाईएस्ट बैटलफील्ड इसको माना गया है अब तक की जितने भी वर्ल्ड में वॉर्स हुई हैं, हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर की। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी, उधर पाकिस्तान से और से जो नाम था ऑपरेशन का, वो नाम था ऑपरेशन अबाबिल। ओके, तो बाद में इंडिया जीता। ओके, ऑपरेशन मेघदूत कामयाब हुआ और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमने दोबारा अपना कंट्रोल जमा लिया। तो अभी भी इंडियन आर्मी जो है, ओके, रिमेन्स द फर्स्ट एंड ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड टू हैव टेकन टैंक्स एंड अदर हैवी ऑर्डिनेंस अप टू सच एन एल्टीट्यूड ओवर 5000 मीटर और 6000 फीट। तो देखो कितनी ऊंचाई है जहां पर जाके लड़ाई लड़ी है। ओके, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो यहां पर 10 इन्फेंट्री बटालियंस हैं, ओके, इंडियन आर्मी की। ओके, इसके अलावा और पाकिस्तानी आर्मी की भी। ओके, और एक्टिवली डिप्लॉयड एट एल्टीट्यूड्स टू अप ऑफ 6400 मीटर्स थ्रू आउट द रीजन टू द ग्लेशियर। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। और लास्ट में बात करता हूं यहां पर ऑपरेशन विजय के बारे में। 2 ऑपरेशन विजय हुए, एक 1961 में ये हुआ था जब इंडिया ने गोवा दमन दीव को कैप्चर किया था। ओके, और दूसरा हुआ था 1991 में। इसके बारे में सबको पता है, कारगिल वार हुई थी, तो उसको भी यहां पर जिस ऑपरेशन की तहत जीता गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो यहां पर भी जो पाकिस्तानी आर्मी थे, ओके, जो धोखे से जो कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ आए थे, ओके, तो उनको वापस खदेड़ा गया था। ऐसा होता था कि पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय ऐसा एग्रीमेंट था कि जब भी सर्दियां आएगी तो बर्फ ज्यादा हो जाती है, तो आर्मी पहाड़ों पर नहीं ठहर सकती। तो फिर दोनों तरफ की आर्मी जो है ना वो पीछे हट जाएगी, पहाड़ से नीचे चली जाएगी और अपने जो बेस कैंप से वहां पर जो है रहेगी जब तक सर्दियां नहीं हट जाती, जब तक जो है बर्फ नहीं हट जाती। ठीक है, तो इंडियन आर्मी नीचे आ गई लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो गई नहीं। ओके, तो उसने ऊपर से फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो वहां से फिर इंडियन आर्मी फोर्सेस अलग अलग बटालियंस गई, उनका सामना किया, दोबारा से फतेह किया कारगिल को। ओके, तो ये था ऑपरेशन विजय। तो आई होप ये ऑपरेशन विजय के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। यहां पर अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, गवर्नमेंट ने इसकी जो डेट है वहां पर उसको एक्सटेंशन दे दी है 31 दिसंबर 2020 तक। तो यहां पर ये स्कीम है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक्चुअली 2020 का जो बजट था उस बजट में सरकार ने एक डायरेक्ट टैक्स स्कीम अनाउंस की थी जिसका नाम था विवाद से विश्वास स्कीम। सो इसके तहत ऐसा था कि जो टैक्स पेयर्स थे और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स थे जो कोर्ट में चल रहे थे, ठीक है, इसके अलावा और भी जो डिस्प्यूट्स थे तो इनको यहाँ पर सुलझाने के लिए स्कीम जारी की गई थी। इस स्कीम के तहत जो है जो टैक्स पेयर है जितना उसका टैक्स बचता है, ओके, जितना उसने टैक्स बचता है, जिसने टैक्स चोरी की या टैक्स कम किया है, ठीक है, उसको अब सुलझाओ और टैक्स जो है ना उसको आप जमा करवाओ। तो इस स्कीम के तहत ऐसा था कि जो पेनल्टीज वगैरह है, ठीक है, जो अपना किसी तरह की भी जो सजा है वो यहाँ पर नहीं होगी अगर टाइमली आप जो है अपने टैक्सेस को जो आप जमा करवा देते हो। तो अभी उसी की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दी है 31 दिसंबर 2020 तक। और रीजन इसका यही है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन अभी भी इतनी ज्यादा आई नहीं है, तो सरकार चाहती है किसी ना किसी तरीके से
अभी जो है टैक्स पेयर से टैक्स जो है लिया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई फोर्सफुली काम सरकार नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार 31 दिसंबर तक जो है इसको एक्सटेंशन दे रही है। थोड़ा सा जानते हैं इस स्कीम के बारे में। तो जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो मेनली यही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना टैक्स पेयर्स को कि जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करें। ओके, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों जो है डायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म है। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर टैक्सेस हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से और स्पीडी मैनर से ये जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं इनको हल करने के लिए ये जो था ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अलावा लिटिगेशन थी उसको कम करने के लिए। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से अभी जो पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो है कम से कम भी 4.25 लाख के आसपास जो है टैक्स केसेस पेंडिंग है। ओके, तो वो जिनकी कीमत बनती है 9 लाख करोड़ के आसपास, तो ये कोर्ट्स में पेंडिंग है अभी तक ये टैक्स केसेस। तो इसके अलावा इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है इस रिकवर को जो है सिंपल वे से रिकवर करना चाहती है कि मेरे पास वो पैसा आ जाए किसी ना किसी तरीके से। जो भी पेनल्टीज वगैरह है, जो भी सजा वगैरह, सरकार उसको हटाती है, लेकिन जो भी डिस्प्यूट्स है ना, सरकार ये चाहती है टैक्स पेयर उस डिस्प्यूट को हल करे। ओके, सरकार फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। क्यों चाहिए सरकार को रेवेन्यू? क्योंकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है, टैक्सेस से इतना पैसा आ नहीं रहा है। ठीक है, कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन की वजह से वैसे टैक्स पे जो उन्होंने टैक्स जमा करवाया नहीं है क्योंकि इकोनॉमी रुक गई थी 2-3 महीने लगातार। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये शॉर्टफॉल आया इसको जो है हम पूरा करें। ओके, किसी ना किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाएं अपनी सरकार का, ताकि जो जीएसटी या किसी भी तरीके से, फिलहाल यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है। ओके, तो इसके लिए ये स्कीम है। यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन को घुमा सकती है, जब भी क्वेश्चन डालेगी वहां पर डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑप्शन डाल देगी, तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन डाल देगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो अभी बजट टारगेट जितना था कि इतनी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगी इस साल में, उस हिसाब से हो नहीं पाई। ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। ओके, और यहाँ पर सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कमी करनी पड़ी थी सितंबर 2019 में। उसका रीजन ये था कि जो कॉर्पोरेशन थी अलग अलग, वहां पर भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार इंडस्ट्री की बात करूं तो कारें बिकनी बंद होगी। ओके, 2019 की बात कर रहा हूं। ठीक है, कार्स की सेल ही बहुत डाउन चली गई थी, तो उसी चक्कर में सरकार ने वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया था कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें। ठीक है, और मतलब काफी अच्छे से सरकार ने यहाँ पर कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से कॉर्पोरेट को भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए उस समय की सिचुएशन के हिसाब से। आगे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे काम करती है ये स्कीम। तो यहाँ पर अगर जब भी टैक्स पेमेंट की बात आती है, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर अमाउंट पे करनी है जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स के हिसाब से बनती है सरकार को। ओके, तो उसको जो है यहाँ पर कंप्लीट इंटरेस्ट में जितनी है कंप्लीट वेवर मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल माफ हो जाएगा उसका ब्याज जितना भी उसका बनता होगा टैक्स के हिसाब से। ओके, ना उसको कोई पेनल्टी लगेगी, वो भी जो है माफ हो जाएगी। ओके, तो अगर वो 31 मार्च 2020 से पहले पहले यहाँ पर पे करता है, तो ये पहली कंडीशन थी जब बजट आया। ओके, तो अभी इस डेट को धीरे धीरे एक्सटेंड करते अब 31 दिसंबर तक ये डेट पहुंच गई है। ओके, तो यही यहाँ पर न्यूज थी आज। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है कि स्कीम क्या था, मैकेनिज्म क्या था। तो अभी मैकेनिज्म वही काम कर रहा है जो 31 मार्च तक काम कर रहा था। तो यहाँ पर आगे जो बात कर रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जहां पेनल्टी से रिलेटेड है, तब जो है 25% जो है डिस्प्यूटेड पेनल्टी जो है वो देनी होगी। ओके, इसके हिसाब से, इसके अलावा बात करें तो और जो एडिशनल अमाउंट बनती है, अगर 31 मार्च के बाद आप जमा करवाते हो तो फिर एडिशनल अमाउंट जितनी भी बनती है इंटरेस्ट बनाकर वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये 31 दिसंबर तक ये चली गई, तो अभी तक ये चल रही है स्कीम। ओके, आगे बात करें इम्यूनिटी। अगर अपेलेंट को हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करें तो यहां पर एक बार अगर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, ओके, तो कोई भी अथॉरिटी जो है ना किसी तरह का इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगा सकती जब डिस्प्यूट सॉल्व ही हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अपेलेट फॉर्म जो है ना कोई डिसीजन नहीं ले सकता इस रिलेशन में अगर एक बार डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। ओके, एक बात है यहाँ पर लास्ट में कि रिवाइवल हो सकता है, दोबारा से यहाँ पर सुरजीत किया जा सकता है, डिस्प्यूट को देखा जा सकता है किस केस में, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट अथॉरिटी को। तो ये किस एक्ट के तहत होगा? वायलेट्स द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1961 के तहत जो उस डिस्प्यूट को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है अगर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई टैक्स पेयर के द्वारा।
देखिए, सरकार को पैसों की ज़रूरत है। अगर देश की कोई भी देश की इकॉनमी चलती है तो टैक्स के पैसे से ही चलती है। तो यहाँ पर एक एज ए सिटीजन, ठीक है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि जो टैक्स है वो तो कम से कम प्रोवाइड करे। बहुत सारे कॉरपोरेट ऐसे हैं, कॉरपोरेट भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि आम लोग बहुत सारे ऐसे हैं ओके, मतलब जिन्होंने ब्लैक मनी बहुत बड़े हिसाब से बनाई हुई है, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं अपनी ब्लैक मनी का पैसा यूटिलाइज करने के लिए कि बच्चों जाओ आप ऐश करो और जो ब्लैक मनी का पैसा उसको आप पूरा कंज्यूम करके आना। ठीक है, तो देखो कितनी शर्म की बात है। जितना इंसान अमीर होता जाता है उतना वो नीचे गिरता जाता है। जो टैक्स के रूप में भी जो पैसा जा रहा है वो भी वेलफेयर के लिए ही जा रहा है। अगर अगर हम किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पैसे देते हैं उसका मकसद क्या होता है कि वेलफेयर करना, मतलब किसी गरीब की सहायता हो जाए। तो यहाँ पर भी तो इतने गरीब हैं, तो सरकार स्कीम्स क्यों बनाती है फिर? ओके, सरकार स्कीम्स फैसिलिटेट करने के लिए बनाती है। तो क्यों बनाती है? क्योंकि जरूरत है। ओके, तो जिसके पास पैसा है उसको तो कम से कम अपना टैक्स देना चाहिए टाइम पे। तो अभी यहाँ पर एक न्यूज आई है यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो अभी क्या हुआ है कि 18 और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको टेररिस्ट जो है सरकार ने घोषित कर दिया है। तो जब ये एक्ट बना था 1967 में, तब ऐसा नहीं होता था। तब ऑर्गेनाइजेशंस को जो था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो था, घोषित किया जाता था सरकार के द्वारा। ओके, तो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 2019 में, उसमें इंडिविजुअल्स को भी डाल दिया है कि जिनके ऊपर यूएपीए एक्ट लग गया तो वो टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 18 और लोग हैं जिनको सरकार ने यूएपीए के तहत जो है आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो थोड़ा सा जानते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यूएपीए के बारे में जानना, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक्ट पास हुआ था 1967 में। इसका मेन मुद्दा तो वो यही था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है ना, जो एसोसिएशंस ने जो अनलॉफुल एक्टिविटीज करती हैं, बहुत सारी, जैसे इस्लामिक एसोसिएशंस हैं इंडिया में भी, जैसे सिमी करके है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है नाम है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको यहाँ पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था 1967 के। ओके, आगे जो है अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ओके, जहां पर इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात आ गई, ओके, अगर वो डिस्टर्ब हुई तो वो हम अनलॉफुल एक्टिविटी मानेंगे, ओके, इस एक्ट के हिसाब से। इसके अलावा the act assigns absolute power to the central government by way of which if the center deems an activity as unlawful then it may by way of an official gazette declare it so। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर है यहाँ पर किसको जो है यहाँ पर टेररिस्ट घोषित करना है, ओके, किसको नहीं। ओके, ये इसलिए यहाँ ना इस एक्ट का क्रिटिसिज्म भी होता रहता है, ओके, कि जो सरकार है अपनी मर्जी से, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही जो है आतंकवादी घोषित कर देती है। तो पहले ये क्रिटिसिज्म था। ओके, तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। ओके, मतलब हाईएस्ट पनिशमेंट्स हैं यहाँ पर, डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इतने कठिन जो है सजाएं के जो प्रावधान वो भी इसमें शामिल हैं। आगे बात करें तो इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स, ओके, दोनों जो है इस एक्ट के तहत उनको चार्ज किया जा सकता है। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बाहर के भी जो लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के चाहे बांग्लादेशी, कोई भी है, उनको भी इस एक्ट के तहत चार्ज किया जा सकता है अगर वो संदिग्ध पाए गए। ओके, अगर उनकी कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो है हमारे देश की टेरिटरी के अंदर पाई गई, ओके, इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इफ इवन इफ इज कमिटेड ऑन ए फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। देखो, अगर किसी ऑफेंडर की बात करें तो इसी मैनर पे वो भी, इसके ऊपर भी यूएपीए जो है एक्ट जो है लागू होता है, बेशक वो क्राइम बाहर करके आया हो, ओके, इंडिया के बाहर। तो अगर आगे बात करें तो इस एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी काम करेगी यहाँ पर छानबीन करने के लिए, वो चार्जशीट फाइल कर सकती है 180 दिनों के अंदर अंदर। ओके, आफ्टर द अरेस्ट एंड ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। तो कोर्ट के ऑर्डर तक अगर अगर ड्यूरेशन बढ़ानी है 180 दिनों से ज्यादा कि अगर चार्जशीट दाखिल करने में समय लग रहा है, ओके, तो उनको एक्सटेंशन जो है उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यहाँ पर प्रदान की गई है। ओके, तो जब भी अरेस्ट करते हैं ना किसी को, तो उसको फिर यहाँ पर रिमांड भी लेकर जाया जाता है, चार्जशीट फाइल होती है। तो चार्जशीट वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फाइल करती है उस आतंकवादी के खिलाफ, तो उसके लिए समय लगता है।
ओके, पुलिस भी यही काम करती है मोस्टली। ओके, तो यहाँ पर जो यूएपीए के तहत एजेंसी काम करती है, वहां पर भी जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वहां पर उनको तैनात किया जाता है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और 2004 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी। ओके, तो यहां पर एक टेररिस्ट एक्ट, ओके, यहां पर बात की गई थी, टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज अंडर विच 34 आउटफिट्स वर बैन। तो यहां पर एक वर्ड ऐड किया गया था टेररिस्ट एक्ट, जिसके तहत 34 के आसपास, ओके, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर दिया गया और बैन कर दिया गया इंडिया में। ओके, 2004 तक ऐसा था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज हम उनको मानते थे जो भी देश को तोड़ने की बात करते थे। ओके, तो यहां पर 2019 में, ओके, मोदी सरकार ने एक चेंज लाया था इस एक्ट में। ओके, लेक्चर की शुरुआत में भी मैंने उसके बारे में डिस्कशन की थी, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। तो अगस्त महीने यहां पर अमेंडमेंट की गई थी इस यूएपीए एक्ट के तहत। तो वहां पर क्या किया, इंडिविजुअल्स को भी यहां पर टेररिस्ट घोषित कर दिया था इस एक्ट के तहत। ओके, तो इसकी भी प्रोविजंस यहां पर प्रोवाइड कर दी। अब इसी के तहत वो 18 जो है इंडिविजुअल्स को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ओके, तो यहां पर मेरे पास वैसे लिस्ट भी है, लिस्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, आपको इन एक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो ये एक्ट जो है अभी क्या है, जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनको एम्पावर करता है कि वो ग्रांट करें उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, क्या अप्रूवल दे सकती है वो, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, जो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ओके, जिनकी वजह से देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ओके, टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सीज कर ली जाए। ओके, तो ये जो है एनआईए जो है ये अप्रूवल दे सकती है, इसको एम्पावर किया गया इस एक्ट के तहत। और साथ ही साथ जो यहां पर ऑफिसर्स होंगे, ओके, एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक वाले को ही यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाएगा एनआईए के द्वारा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर कोई भी ऐसा केस निकलता है तो वहां पर ज्यादातर डीएसपी, ओके, एसीपी या इसके अबव रैंक के जो ऑफिसर हैं किसी भी स्टेट में वो जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जितना इंपॉर्टेंट बातें थी सारा का सारा निचोड़ मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया है। सो देखिए, अगर हम देखें जैसे देश का सिनेरियो था 10 साल पहले, ठीक है, तो कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो उन सबको यहां पर कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश करती है कि ऐसा एक्ट लाए। सरकार ने इसीलिए चेंजेस यहां पर किए हैं। ओके, तो इससे ऐसा होगा कि डर बैठेगा। ओके, प्रॉपर्टी जाने का डर होगा तो लोग जो है थोड़ा पीछे हटते हैं, 100 बार सोचते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।